हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे। और आज पेश करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 की वीडियो नंबर 10। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी, वीडियो नंबर 9, उसमें हम लोगों ने बात करी थी सर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की। हम लोगों ने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि सर इकोनॉमिक प्लानिंग की जब बात हो रही है तो कुछ दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म गोल्स, एक शॉर्ट टर्म गोल्स। हम लोगों ने सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करी थी और हम लोगों ने दो तरह के लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करी थी, जिसमें सबसे पहला था जीडीपी ग्रोथ और सेकंड था मॉडर्नाइजेशन। जीडीपी ग्रोथ में हम लोगों ने बात करी कि सर जीडीपी ग्रोथ या यूं कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी हमारी जो स्टैग्नेंट हो चुकी थी, तो पहला प्राइम मोटिव क्या था कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव कैपेसिटी दोनों इंक्रीज करवानी है। मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग क्या करें, पुरानी टेक्नोलॉजीज को अपडेट करें और न्यू टेक्नोलॉजीज को क्या करें, अडॉप्ट करें। मॉडर्नाइजेशन सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक ही लिमिटेड नहीं था, इट वाज आल्सो रिलेटेड विद चेंजिंग द सोशल आउटलुक एंड एंशिएंट मीनिंगलेस रिचुअल्स। वहां पर भी था कि सर जो पुराने हमारा जो सोशल आउटलुक है उसको भी चेंज करना था, उसके अलावा जो मीनिंगलेस रिचुअल्स थे उनको भी खत्म करना था। वो चीज मॉडर्नाइजेशन में आई गई, जिसमें हम लोगों ने बात करी कि सर चाइल्ड मैरिज हो गया, गर्ल एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया कि मॉडर्नाइजेशन के अंदर रखी। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग में दो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ और सेकंड हम लोगों ने बात करी मॉडर्नाइजेशन। आज हम लोग आगे फर्दर बात करने वाले हैं कि और कौन कौन से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है। देखिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक विजन लिया जाता है कि सर 20 इयर्स के बाद हम लोग खुद को कहां देखना चाहते हैं, लेटर ऑन आफ्टर 20 इयर्स। तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ लिया और बात करते हैं थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए क्या बोला है, थर्ड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जो भी पर्सन काम करना चाहता है और काम कर सकता है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उसे अगर काम मिल जाए तो वो सिचुएशन कहलाती है फुल एम्प्लॉयमेंट की। सुनना वापस ध्यान से क्या बोल रहा हूं सर, जो पर्सन काम कर सकता है और एग्जिस्टिंग रेट पर काम करना चाहता है, काम कर सकता है, एबल है काम करने के लिए, और सेकंड एग्जिस्टिंग रेट पे काम करना चाहता है, एग्जिस्टिंग जो मार्केट में वेज रेट चल रही है उस पर अगर वो काम करना चाहता है, मतलब ही इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, ही गेट्स द वर्क, और उसे अगर काम मिल जाता है। तो अगर सारे लोग जो काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, अगर उनको काम मिल जाए तो उस सिचुएशन को बोलते हैं सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। हम ये नहीं बोल रहे कि सर कोई भी पर्सन काम नहीं कर रहा है, जो काम करना चाहते हैं और जो काम कर रहे हैं और जो काम कर सकते हैं उन लोगों को काम मिल चुका है। ऐसा नहीं कि सर मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी काम करना ही नहीं चाहता, तो अगर बी फ्री भी बैठा हुआ है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है। सभी लोग काम कर रहे हैं, कोई एक भी अगर है जिसकी इच्छा नहीं है काम करने की और ना ही वो काम कर सकता है, तो उसको हम लोग इकोनॉमी में ये नहीं बोलेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। आई बात समझ में। देखिए क्या बोला है, इट मींस अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क। सारे लोग जो काम कर सकते हैं और काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग रेट पे, अगर उनको काम मिल जाए तो सिचुएशन आ जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट की। जितने भी लोग इकोनॉमी में काम कर सकते हैं, ध्यान से समझना, ये चीज आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में, वहां पर भी पढ़ेंगे कि जितने भी लोग काम कर सकते हैं और काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल जाए, तो वो सिचुएशन कौन सी कहलाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली। अब प्लानिंग के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर हम लोग चाहते हैं कि इकोनॉमी में जो सिचुएशन हो वो कौन सी हो, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन हो, एंड मेक पीपल पार्टिसिपेट इन ग्रोथ प्रोसेसेस। और इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, पहली बात तो इकोनॉमी में सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट वाली है, और सेकंड कि जो भी लोग काम कर रहे हैं वो इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करें, वो इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान जरूर दें। आई बात समझ में। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, हम लोग चाहते हैं कि इकोनॉमी में जो पर्सन काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उन्हें काम मिल जाए, और सेकंड वो लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सर इकोनॉमी के अंदर हम लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहे। ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, थर्ड फुल एम्प्लॉयमेंट।
आई बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव की, इक्विटी। इक्विटी, ये जो अकाउंट्स में इक्विटी होता है वो वाला इक्विटी नहीं है, ये इक्विटी मतलब हो गया इक्वालिटी वाला। अभी समझना कि सर अगर हम बात करें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर सोशल इक्वालिटी एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। कि सर इकोनॉमी के अंदर ऐसा नहीं कि रिच ही रिच लोग हैं और मतलब रिच लोगों के पास पैसा सारा है, पुअर लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमी में अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि इनकम जो भी हो रही है इकोनॉमी में जनरेट, वो सारी रिच लोगों के पास जा रही है, तो उस केस में इकोनॉमी में बैलेंस नहीं बनेगा, रिच और पुअर लोगों के बीच में जो गैप होगा वो बढ़ जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है कि इकोनॉमी के अंदर सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। देखिए क्या बोला है, सोशल इक्वालिटी इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। हम अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग चाहते हैं कि सर सभी लोग यहाँ पर एक तरह से ट्रीट किए जाएं, सभी लोग क्या हो, सभी लोगों को बराबर हक मिले। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सोशल इक्वालिटी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सर इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है वो केवल अमीर लोगों को मिले, गरीब को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिले। अगर गरीब को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। जो रिच है वो रिच होते जाएंगे, जो पुअर है वो पुअर होते जाएंगे। और अगर इस तरह की इकोनॉमी होगी तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी। आई बात समझ में? देखिए क्या बोला है, सोशल इक्वालिटी इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। नेक्स्ट बोला, इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ शुड रीच पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आल्सो। अभी समझना है क्या बोला है कि सर इकोनॉमी में जो भी ग्रोथ हो रही है उसके बेनिफिट रिच लोगों को तो मिलेंगे, ये तो पक्का है, पर उसके बेनिफिट पुअर क्लास, पुअर सेक्शन को भी मिलने चाहिए। जो अब हमारी जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो जो भी बेनिफिट हमारी इकोनॉमी में जनरेट हो रहे हैं वो बेनिफिट्स पुअर सेक्शंस को भी मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं पुअर सेक्शन भी बेनिफिट गेन करे जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उससे। तो क्या बोला है, इकोनॉमिक ग्रोथ के जितने भी बेनिफिट है वो पुअर सेक्शन को भी मिलने चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, अभी ये कोरोना वायरस का जो महामारी चल रही है, कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, जितने भी गरीब लोग होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो जितने भी गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में गवर्नमेंट ने पर मंथ 500 रुपीज डिपॉजिट करवाए, गवर्नमेंट की तरफ से डिपॉजिट हुए। वो जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भी पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनकी हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वो पैसा डिपॉजिट करवाया है ताकि वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी खुद का खर्चा निकाल सकें। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई थी, जो इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ था, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पुअर सेक्शंस को भी पास कर रही है। तो ऐसा ही होना चाहिए कि जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका बेनिफिट पुअर सेक्शन को भी मिलना चाहिए। आई बात समझ में? देखिए क्या बोला है, इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ शुड रीच पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आल्सो। इकोनॉमिक ग्रोथ के जो भी बेनिफिट होते हैं वो पुअर सेक्शन को भी मिलने चाहिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ से जितने भी बेनिफिट मिल रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के जो भी बेनिफिट होंगे उन बेनिफिट्स के जो उनको जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वो सारे सेक्शंस को बराबर मिलने चाहिए और सारे सेक्शंस में इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सर अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ, लेट अस सपोज सर हम कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर फॉरेन से पैसा आ रहा है, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंडिया के अंदर फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो भी हो, कहीं ना कहीं जब भी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ का बेनिफिट हमेशा हर सेक्शन को प्रॉपर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल रिच सेक्शन को बेनिफिट दे रहे हैं, पुअर सेक्शन को हम लोग भूल गए। तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक गैप जो होगा रिच और पुअर के बीच में वो काफी वाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, it will lead to equitable distribution of income and wealth in society. It will lead to equitable distribution of income and wealth in society. Equitable distribution बोला है, यहां पर इक्वल वर्ड नहीं है, इक्वल वर्ड नहीं है, वर्ड क्या है, इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब क्या कि जिसको जितना मिलना चाहिए उसे उतना मिल रहा है, सबको अपनी अपनी मेहनत के अनुसार मिल रहा है। मतलब इक्वल का मतलब तो क्या हो गया कि सबको सबके बीच में इनकम बराबर बांट दो, एक तो वो तरीका हो गया। इक्विटेबल मतलब जिसको जितना मिलना चाहिए उसे उतना मिल रहा है, सबको अपने अपने हक के अकॉर्डिंग मिल रहा है, वो वाली चीज होगी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट पुअर सेक्शन को भी प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम और वेल्थ का। आई बात समझ में? हम लोगों ने अभी तक 4 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। पहला ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने बात करी थी इकोनॉमिक ग्रोथ कि सर हमारे को प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुकी थी। सेकंड हम लोगों ने बात करी मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब अडेप्टिंग एंड अपडेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज
along with change in social outlook and ancient meaningless rituals, हम लोगों ने वो बात करी। थर्ड हम लोगों ने बात करी कि सर फुल एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू एंश्योर दैट देयर इज अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कि हम लोग ये एंश्योर करना चाहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन कौन सी जनरेट हो रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन जनरेट हो रही है। फोर्थ हम लोगों ने बात करी कि सर there should be equitable distribution of income and wealth in the society, benefits of economic growth must pass to the poor sections of society also। ये हम लोगों ने बात करी। चार बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने देखे। ये चारों ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने दो ऑब्जेक्टिव कल पढ़ लिए, ये दो ऑब्जेक्टिव और मैंने भी आपको बताया, इन्हें फटाफट आप एक बार नोट डाउन करिए। आगे एक और ऑब्जेक्टिव जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स का, वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। एक बार आप इसे फटाफट प्लीज पॉज करके नोट डाउन करिए, आगे हम बात करते हैं। फर्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं लास्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की, वो है सेल्फ रिलायंस। ये सेल्फ रिलायंस वाला ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, और ये जो सेल्फ रिलायंस वाला ऑब्जेक्टिव है, हाल ही में अभी आप लोगों को सुनने में इस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई पॉलिसी सुनने में जरूर मिली होगी। तो सबसे पहले सेल्फ रिलायंस का मतलब समझाता हूं। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हुआ कि सर हम लोग जो गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, देखिए हम लोगों को ये पता है कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल हम लोग क्या कर रहे थे, इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल और ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स। हम लोग फिनिश गुड्स में अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे थे, बाइसिकल्स इंपोर्ट कर रहे थे, स्विंग मशीन्स इंपोर्ट कर रहे थे, हम लोग फिनिश कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे। तो बात ये हुई कि सर आफ्टर इन कॉलोनियल रूल, प्लानिंग कमीशन को ये लगा कि सर क्या करना चाहिए कि हम लोग जो गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग जो भी गुड्स बाहर से मंगवा रहे हैं, अगर हम लोग उन्हीं गुड्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सके, इंडिया में ही अगर उन गुड्स का प्रोडक्शन हो सके, तो उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी और इकोनॉमी के अंदर प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अभी समझना क्या हुआ, सेल्फ रिलायंस के अंदर ये चीज बोली गई कि आप लोग जो गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप उन्हीं गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करें, इंडिया में डोमेस्टिकली आप प्रोड्यूस करें, तो उस चीज पे फोकस किया गया कि हम लोग जो गुड्स बाहर से मंगवा रहे हैं, उन्हीं गुड्स को क्या करिए, आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करिए। देखिए क्या बोला है, इट रेफर्स टू मोर एंड मोर डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिक गुड्स। डोमेस्टिक गुड्स मतलब डोमेस्टिक हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उन गुड्स पे आप डिपेंडेंट हो जाइए। देखिए आप लोगों को पता है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट को धीरे धीरे बंद करवा दिया और उसकी जगह उन्होंने उनके वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को क्या किया, प्रमोट किया। अब हम चाह रहे थे कि हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन गुड्स पे, हमारी डिपेंडेंसी किस पे हो चुकी थी, फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स पे डिपेंडेंसी थी। अगर कभी फॉरेन से मान लीजिए गुड्स की सप्लाई में दिक्कत आ जाए, तो हमारे यहाँ जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज रखी गई कि हम लोग क्या करें, उन गुड्स को जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं गुड्स को हम क्या करें, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें और उस पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएं। देखिए क्या बोला है, इट रेफर्स टू मोर एंड मोर डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिक गुड्स rather than importing from rest of the world, rather than importing from rest of the world। बाहर से जो मंगवा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करिए साहब। आप जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आप डिपेंडेंट हो चुके बाहर की कंट्रीज पे, फॉरेन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे जब आप डिपेंडेंट हो चुके हैं, उसको बंद करिए। अब आप क्या करिए, डिपेंडेंट हो जाइए डोमेस्टिक गुड्स पे। तो उस चीज पे फोकस किया गया। नेक्स्ट, दिस कंसेप्ट एम्फसाइज्ड ऑन अवॉइडिंग इंपोर्ट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। और इस पॉलिसी के अंदर किस चीज पे जोर दिया गया कि सर हम लोग जो चीज यहां बना सकते हैं इंडिया के अंदर, उसे बाहर से नहीं मंगवाना है। बात खत्म हो गई। सर हम लोग जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे बाहर से मंगवाने की जरूरत क्या है। तो इस पॉलिसी के अगर इस ऑब्जेक्टिव के अंदर इस चीज पे जोर दिया गया कि सर आप जो कुछ चीज बाहर से मंगवा रहे हैं, अगर आप उसे इंडिया में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप उसे इंडिया में ही प्रोड्यूस कीजिए। अपनी जो फॉरेन डिपेंडेंसी है उसको खत्म कर दीजिए। सर आप आज पहले हम किस पे डिपेंडेंट थे, निर्भर किस पे थे, फॉरेन कंट्रीज पे निर्भर थे गुड्स की सप्लाई के लिए। अब बोल दिया कि सर फॉरेन से जो आप मंगवा रहे हो, अगर आप खुद यहां बना सकते हो तो यहां बनाइए सर आप। आई बात समझ में। नेक्स्ट, इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द इकोनॉमी। सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हम लोग गुड्स जो बाहर से मंगवा रहे हैं, उसको बाहर से मंगवाने की बजाय अगर हम लोग खुद प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ेगी और इकोनॉमी के अंदर प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट, to avoid uncertainties of supplies from rest of the world, India wanted to be self-sufficient in production of food grains। देखिए आप लोगों को ये चीज पता है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे एग्रीकल्चर की हालत काफी खराब हो चुकी थी। हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी वो भी खराब हो चुकी थी, प्रोडक्टिविटी लेवल काफी कम हो चुका था। वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स।
हम लोग टोटली किस पर डिपेंडेंट थे, रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे। और हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कैश क्रॉप्स रेदर देन फूड क्रॉप्स। और हम लोग ज्यादातर किसको प्रोड्यूस कर रहे थे, कैश क्रॉप्स को, किसकी बजाय, फूड क्रॉप्स की बजाय। अब ये जो सिलसिला था इसको खत्म करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि सर इंडिया ये नहीं चाहता था कि हम लोग फूड ग्रेन्स के लिए बाहर की किसी कंट्री पे डिपेंडेंट हो। माना कि हमारे पास में जो एग्रीकल्चर है उसकी हालत खराब थी, पर हम लोग चाहते थे कि हम लोग एटलीस्ट फूड ग्रेन्स के ऊपर, अनाज के लिए एटलीस्ट बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना हो। अगर मान लीजिए बाहर की कंट्री किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट है और अगर फ्यूचर में कभी उस कंट्री के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो अपनी सप्लाई क्या कर देगा, फूड ग्रेन की रोक देगा। तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन की फूड ग्रेन्स की डिमांड कैसे फुलफिल हो पाएगी। इसलिए क्या करा गया कि सर इस चीज पर फोकस किया गया कि आप लोग फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन डोमेस्टिकली क्या करिए, बढ़ाइए। अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस किया गया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाई गई, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए, बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए गए ताकि फार्मर्स फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा सके। और हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज पे फूड ग्रेन के लिए उसको बिल्कुल खत्म किया जा सके। देखिए क्या बोला, टू अवॉइड अनसर्टेनिटीज ऑफ सप्लाईज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पता नहीं सर, सप्लाई तो अभी तो कर रहे हैं, मान लीजिए फ्यूचर में कभी अगर कोई अनसर्टेन है ना, फ्यूचर में अगर बंद कर दिया तो क्या करेंगे। तो ऐसी अनसर्टेनिटीज को अवॉइड करने के लिए क्या बोला गया, इंडिया वांटेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। हम चाहते थे कि हम फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन में क्या हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका पेट तो हम हमारे यहीं पे प्रोडक्शन करके भर सकें। आई बात समझ में, क्लियर है। अब समझना क्या एक्चुअल में इस पॉलिसी में क्या, इस ऑब्जेक्टिव में क्या सोच रखी गई कि हम लोग ये नहीं चाहते कि बाहर की कंट्रीज पे हम लोग डिपेंडेंट हो जाए और बाहर की कंट्री के साथ अगर कभी भी हमारा कोई विवाद हो, कभी भी कोई हमारा कंफ्लिक्ट हो, कभी कोई इश्यू हो और वो अगर किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई बंद कर दे तो ऐसा नहीं हो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट हो जाए। तो इसलिए बोला गया कि आप लोग जो गुड्स बाहर से मंगवा रहे हैं, अगर आप उन्हें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आप उन्हें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करिए। आई बात समझ में, आप जो बाहर से मंगवा रहे हैं अगर आप इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं ना तो इजीली प्रोड्यूस करिए। फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन पे फोकस किया गया कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन पे एटलीस्ट हम बाहर की किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब सर इस पॉलिसी को इतना जरूरी क्यों समझा गया। द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज कंसीडर्ड नेसेसरी बिकॉज ऑफ टू रीजंस। दो रीजन थे जिसकी वजह से इस पॉलिसी को काफी ज्यादा जरूरी समझा गया इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। अभी थोड़ा सा सोचना एक बार कि सर क्या जरूरत है इस पॉलिसी को इतना ज्यादा ध्यान में रखने की, इतना ज्यादा जरूरी समझने की। उसके दो रीजन है सर। पहला तो क्या, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। सर हम लोग ये नहीं चाहते कि हम किसी कंट्री के ऊपर निर्भर रहें किसी भी गुड्स की सप्लाई के लिए, अनलेस एंड अनटिल वो अगर हमारे यहाँ नहीं बन सकता है तो बात अलग है। बट वी डोंट वांटेड टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री फॉर सप्लाई ऑफ एनीथिंग। तो हम लोग चाहते थे कि जो फॉरेन डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाए। हम लोगों ने ये देखा है ना कि सर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल हम लोग बहुत सारे गुड्स के लिए फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे। हम लोग मेडिसिन बाहर से मंगवा रहे थे, बाइसिकल्स बाहर से आ रही थी, मशीन्स बाहर से आ रही थी, कैपिटल गुड्स बाहर से आ रहे थे, हमारे पास में सर केरोसिन बाहर से आ रहा था। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे जो गुड्स हमारे को रिक्वायर्ड है उसके लिए फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाए। तो हम लोग अपनी फॉरेन डिपेंडेंसी क्या करना चाहते थे, रिड्यूस करना चाहते थे। ठीक है, सेकंड रीजन क्या था, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। सर हम लोग नहीं चाहते थे कि कभी भी हम लोग अगर किस फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट होंगे तो हमारी जो फॉरेन से हमारे पास मशीन आएगी, फॉरेन से हमारे पास फूड ग्रेन्स आएंगे, फॉरेन से हमारे पास कैपिटल गुड्स आएंगे। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर कहीं को मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया कोई, तो क्या होगा कि फॉरेन इंटरफेरेंस करेगा। जो जिस कंट्री से मंगवा रहे हैं वो जिस कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मेजरली जिस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं वो कंट्री कल को हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर, इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर इंटरफेयर ना कर दे। अगर हम मान लीजिए लेट अस सपोज किसी एक प्रोडक्ट के लिए, मान लीजिए हम सिर्फ मशीन्स के लिए बाहर की किसी कंट्री पे डिपेंडेंट है, तो वो कंट्री, उस कंट्री को पता है कि ये कंट्री, इंडिया की अगर बात करी जाए तो उस कंट्री को पता होगा कि इंडिया मशीन सिर्फ हमारे से मंगवाएगा। तो कल को अगर इकोनॉमिक प्लानिंग में कुछ भी गड़बड़, कुछ भी वो चाहता है कि चेंजेस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल कर सकता है मशीन की सप्लाई को कम या ज्यादा करके। आई बात समझ में। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम लोग इस पॉलिसी, जो सेल्फ रिलायंस वाली पॉलिसी है, इसको इतना ज्यादा जरूरी क्यों समझ रहे थे। दो ही रीजन है, सिर्फ फॉरेन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते और किसी फॉरेन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहते। आई बात समझ में, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस एंड टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस।
और हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने एक ऐलान किया था कि सर हम लोगों को अब थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, हम लोगों की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन गुड्स पे उसको रिड्यूस करनी पड़ेगी। आप लोगों ने अगर उनकी स्पीच सुनी हो तो लॉकडाउन के अंदर ही उन्होंने उनकी एक स्पीच में कहा था कि हम लोग आज की जनरेशन जो है उसने क्या किया है कि फॉरेन पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा दी है फॉरेन गुड्स पे। फॉरेन गुड्स की अगर बात करें तो पर्टिकुलरली फॉरेन ब्रांड्स की अगर बात हो रही है तो फॉरेन ब्रांड्स में हम लोगों ने अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा दी है। तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि सर वोकल फॉर लोकल, आप सर लोकल प्रोडक्ट्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स को प्रमोट करिए सर, आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स को आप कंज्यूम करिए, उन्हें आगे लेके आइए। आप क्या करिए, जो जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनसे जब आप बात करें, जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स आप यूज करते हैं, उनकी जगह अगर आप लोकल ब्रांड्स को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। आई बात समझ में? ये चीज पूरी कंसेप्ट बेस्ड है सेल्फ रिलायंस के ऊपर। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी यही चाहती है कि हम लोग फॉरेन में डिपेंडेंसी खत्म कर दे। अगर टू बी मोर स्पेसिफिक, आज का हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन अगर बात करें, टू बी मोर स्पेसिफिक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो प्रोडक्शन है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हमारी इंडिया के अंदर सप्लाई है, उसमें से बहुत सारी सप्लाई चाइना से आती है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत सारी क्वांटिटी में डिपेंडेंट किसके ऊपर है? चाइना के ऊपर। तो चाइना के साथ कल को कोई भी इश्यू होता है तो इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसकी कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो अफेक्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि सर हम लोग जो गुड्स बाहर से मंगवा रहे हैं, अगर हम लोग इनको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पाए तो दिक्कत का है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है वोकल फॉर लोकल, आप यहाँ के गुड्स कंज्यूम करिए, इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन गुड्स को आप प्रमोट करिए। आई बात समझ में? इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी ग्रो करेगी और साथ के साथ इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। आई बात समझ में? एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्टिव्स और देखे। पहला ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने बात करी थी कल सेल्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, सेकंड हम लोगों ने बात करी थी मॉडर्नाइजेशन के बारे में, थर्ड आज हम लोगों ने बात करी फुल एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ में हम लोगों ने बात करी कि सर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी के बारे में, और फिफ्थ आज हम लोगों ने बात करी सेल्फ रिलायंस के बारे में। ये 5 लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है जो कोई भी गवर्नमेंट ध्यान में रखती है जब भी कोई प्लानिंग लेनी होती है, जब भी 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं तो उन 5 ईयर प्लान्स के अंदर इन 5 ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के ही प्लान्स और पॉलिसीज बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो 5 ऑब्जेक्टिव्स है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप आगे हायर स्टडीज भी करते हैं तो आप लोगों को ये 5 ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रहने चाहिए। हो सकता है कि इंटरव्यूज वगैरह में ये चीजें पूछ ली जाए आपसे। ठीक है, तो आज की ये वीडियो हमारी यही एंड होती है। अगली वीडियो में हम लोग लॉन्ग टर्म गोल्स खत्म कर चुके हैं, अगली वीडियो में हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।